नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको हिंदी पेडागोजी में हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 110 प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कुछ ही प्रश्न इससे अलग लिए गए हैं, बाकी सभी आपको प्रश्न यानी कि लगभग 100 प्रश्न आपको यहाँ पर हिंदी शिक्षण विधियों से मिलेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ ये वीडियो आपके काम का है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर आपको बेल आइकन को भी दबा लेना है जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? व्याख्या प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, गीत और अभिनय प्रणाली है या फिर व्यास प्रणाली है? तो कविता शिक्षण की बात हो रही है तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला रहेगा, गीत और अभिनय प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर जो कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली होगी वो गीत और अभिनय प्रणाली होगी। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर या फिर बालक की क्रियाशीलता पर। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विधि हिंदी शिक्षण के लिए उस स्तर पर उपयोगी है जब छात्र को जानकारी हो। यहाँ पर आपको बताना है जो प्रत्यक्ष विधि है वो कब उपयोगी होगी या फिर कौन से स्तर पर उपयोगी होगी? जब छात्र को जानकारी हो किसकी? व्याकरण की, लिपि की, अक्षर ज्ञान की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जब छात्र को व्याकरण की जानकारी हो तब प्रत्यक्ष विधि हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी होगी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ओपन स्कूल में कौन सी शिक्षण विधि काम में लाई जाती है? सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। ओपन स्कूल के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सी शिक्षण विधि है जो काम में लाई जाती है? दूरस्थ शिक्षण विधि, समवाय विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रदर्शन विधि? तो राइट आंसर होगा दूरस्थ शिक्षण विधि। याद रखिएगा, ओपन स्कूल में दूरस्थ शिक्षण विधि काम में लाई जाती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण विधि में पत्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं? सरल सा है, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। आदान प्रदान कौन सी विधि में किया जाता है? छात्र और अध्यापक के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि में, विचार विमर्श विधि में, प्रायोजना विधि में या फिर उपरोक्त सभी में? तो राइट आंसर होगा हमारा विचार विमर्श विधि में अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? यहाँ पर हिंदी गद्य शिक्षण के लिए पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो हमारा राइट आंसर होगा अर्थबोध विधि। याद रखिएगा, जो हिंदी गद्य शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि होगी वो अर्थबोध विधि होगी। चलिए अगला प्रश्न है, छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं। वो कौन सी विधि है जिसमें छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हैं और नियम निकालते हैं? आगमन विधि है, निगमन विधि है, व्याख्यान विधि है या फिर व्यास विधि है? तो राइट आंसर होगा हमारा आगमन विधि। याद रखिएगा, आगमन विधि में छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हैं और फिर नियम निकालते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हरबटीय विधि के कितने चरण माने गए हैं? इंपोर्टेंट हैं। यहाँ पर हरबटी विधि के बारे में पूछा गया है। 8 है, 5 है, 3 है या फिर 4 है? तो राइट आंसर होगा 5। याद रखिएगा, जो हरबटी विधि होती है इसके 5 चरण माने गए हैं। 5 चरण कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पहला चरण है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है नियमीकरण और 5वां है प्रयोग। कौन सा चरण कब आता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आपको इस तरह के प्रश्न बताए जाएंगे। तो एक बार फिर दोहरा देता हूँ, पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना, चौथा है नियमीकरण और 5वां है प्रयोग। ये 5 चरण माने गए हैं हरबटी विधि में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी, कौन सी होगी? यहाँ पर कहानी रचना के बारे में पूछा गया है। चित्रकथाएं हैं, फ्लैश कार्ड है, श्यामपट है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। कहानी रचना के लिए चित्रकथाएं भी होनी चाहिए, फ्लैश कार्ड भी होने चाहिए और श्यामपट भी होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि है। यहाँ पर नाटक शिक्षण के बारे में पूछा गया है कि कौन सी प्रमुख विधि है? कक्षाभिनय प्रणाली है, मुकानी बनाई प्रणाली है, रंगमंच प्रणाली है या फिर व्याख्या प्रणाली है? तो राइट आंसर होगा कक्षाभिनय। याद रखिएगा, जो नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि होती है वो कक्षाभिनय प्रणाली होती है। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। फ्रोबेल है, कुमारी पार्क हट से है, कुमारी हेलन केलर है या फिर वॉचमैन है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा फ्रोबेल। याद रखिएगा, जो किंडरगार्टन पद्धति है इसके जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण की किस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? यहाँ पर कौन सी विधि है जिसमें व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है? व्याकरण की भाषा संसर्ग प्रणाली है, पाठ्यपुस्तक प्रणाली है, आगमन निगमन प्रणाली है या फिर समवाय प्रणाली है? तो राइट आंसर होगा हमारा भाषा संसर्ग प्रणाली। व्याकरण की भाषा संसर्ग प्रणाली में व्यवहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि है, गीत प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली है या फिर शब्दार्थ प्रणाली है? तो राइट आंसर होगा हमारा व्याख्या प्रणाली। याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि व्याख्या प्रणाली होती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली में भाषा शिक्षण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? वार्तालाप के द्वारा होता है, चित्रविधि के द्वारा, श्यामपट के द्वारा या फिर श्रुति के द्वारा? यहाँ पर प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में पूछा गया है कि इसमें भाषा शिक्षण सबसे पहले किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, ये वार्तालाप के द्वारा होता है। राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? उद्देश्य है, क्रियाशीलता है, रोचकता है या फिर उपरोक्त सभी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्रायोजना विधि है इसका आधारभूत सिद्धांत उद्देश्य भी है, क्रियाशीलता भी है और रोचकता भी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर? उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वहाँ शिक्षण विधि कौन सी है? रचना शिक्षण विधि है, उपन्यास शिक्षण है, आगमन निगमन विधि है या फिर समवाय विधि है? इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा व्याकरण शिक्षण में जिस शिक्षण का प्रयोग किया जाता है वहाँ आगमन निगमन विधि है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे हैं, यहाँ कथन किसका है? इंपोर्टेंट है, फ्रोबेल का है, हेलन का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर क्राचमैन का है? यहाँ पर क्राच लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा फ्रोबेल। याद रखिएगा, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे, यहाँ कथन फ्रोबेल का है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपको बताना है। कहानी पठन विधि है, कहानी कथन विधि है, चित्र विधि है या फिर अभिनय विधि है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चित्र विधि। याद रखिएगा, जो कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि होती है वो चित्र विधि होती है। तीसरा वाला विकल्प हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? यहाँ पर प्राथमिक स्तर में पूछा गया है व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी? आगमन निगमन विधि, अनुकरण विधि, खेल विधि या फिर रूपरेखा विधि? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आगमन निगमन विधि। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की आगमन निगमन विधि सर्वोत्तम होगी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन के रूप में या फिर शब्द समूह के रूप में व्याकरण की व्याख्या किसके द्वारा दी गई है? थॉमसन के द्वारा दी गई है, बाल गोविंद के द्वारा दी गई है, वेल्स के द्वारा दी गई है या फिर पतंजलि मुनि के द्वारा दी गई है? इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये दी गई है
पंतजलि मुनि के द्वारा। याद रखिएगा, शब्दानुशासन या फिर शब्द समूह के रूप में जो व्याकरण की व्याख्या दी गई है या फिर की गई है वो पंतजलि मुनि के द्वारा की गई है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली कौन सी है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की इन 4 विकल्पों में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी या फिर कौन सी प्रणाली उपयुक्त होगी? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, सूत्र प्रणाली या फिर भाषा संसर्ग प्रणाली? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आगमन प्रणाली। याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली या फिर विधि होती है वो आगमन प्रणाली होती है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? यहाँ पर भाषा संसर्ग प्रणाली के बारे में पूछा गया है कि ये व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? व्यवहारिक, सैद्धांतिक, भाषा विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा हमारा व्यवहारिक। याद रखिएगा, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। भाषाई कौशल का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर सही क्रम बताना है। भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 4 ही प्रकार के होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन इसका आपको सही क्रम बताना है कौन सा होगा। तो सही क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है, और यही भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि है। यहाँ पर देखिए, वैसे तो 4 कौशल होते हैं जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन कौन सा कौशल है जो कि सर्वोपरि है? भाषा के आधारभूत कौशलों में से सुनना और बोलना है, पढ़ना और लिखना है, बोलना पढ़ना और लिखना है, या फिर सुनना बोलना पढ़ना और लिखना है। तो यहाँ पर सर्वोपरि के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा सुनना और बोलना। याद रखिएगा, भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं इसमें सर्वोपरि सुनना और बोलना होता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? यहाँ पर पढ़ना कौशल के बारे में पूछा गया है। शब्दों के अर्थ को, मुख्य बिंदु को, वाक्यों के अर्थ को, या फिर द्रुत गति से पढ़ना। द्रुत गति से पढ़ने का मतलब होता है मन में ही तेज गति से पढ़ना। अब आपको इन 4 विकल्पों में से बताना है कि पढ़ना कौशल में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। तो याद रखिएगा, मुख्य बिंदु या फिर विचार को ग्रहण करने को आप पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्व देंगे। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी कौन सा है? यहाँ पर लेखन कौशल के बारे में पूछा गया है। सभी प्रश्नों को मैं फिर आपको बता देता हूँ कि सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। लेखन कौशल के बारे में पूछा गया है कि इसके विकास में सबसे कम प्रभावी कौन सा है? चित्रांकन है, सुलेख है, मन की बात लिखना है, या फिर घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सुलेख। सुलेख लेखन कौशल के विकास में सबसे कम प्रभावी है। ज़्यादा प्रभावी चित्रांकन, मन की बात लिखना और घटनाओं दृश्यों का लिखित वर्णन है। सुलेख यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रारंभिक स्तर पर लेखन व उच्चारण के लिए उपयुक्त होती है तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर रचना हेतु उपयुक्त होती है? वहाँ विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, अनुकरणात्मक विधि है, या फिर प्रायोजना विधि है? तो राइट आंसर होगा अनुकरणात्मक विधि। यहाँ विधि ऐसी होती है जो कि प्राथमिक स्तर पर तो ये लेखन व उच्चारण के लिए उपयुक्त होती है, और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर ये रचना हेतु उपयुक्त होती है। कौन सी विधि? अनुकरणात्मक विधि। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की? कौन से वैज्ञानिक ने की? कमेनियस ने की, जॉन बेसडो ने की, वेस्पेसियन ने की, या फिर पामर ने की? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जॉन बेसडो द्वारा की गई। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जी.से डॉटसन, वाटसन, या फिर रूसो? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा C.J. डॉटसन। याद रखिएगा, जो द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं वो C.J. डॉटसन माने जाते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
वहाँ विधि जिसमें उचित स्वराघात, उपयुक्त गति, भाव भंगिमा एवं लहजे का ध्यान रखा जाता है वहाँ विधि क्या कहलाती है, या फिर वहाँ विधि कौन सी कहलाती है? अनुध्वनि विधि कहलाती है, अक्षरबोध विधि कहलाती है, संगति विधि कहलाती है, या फिर रसास्वादन विधि कहलाती है? तो राइट आंसर होगा रसास्वादन। याद रखिएगा, वहाँ विधि रसास्वादन विधि है जिसमें उचित स्वराघात, उपयुक्त गति, भाव भंगिमा एवं लहजे का ध्यान रखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है? वहाँ कौन सी विधि है जिसे कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है, जिसका प्रयोग अनुध्वनि विधि है, अक्षरबोध विधि है, रसास्वादन विधि है, या फिर कहानी विधि है? तो यहाँ पर कविता के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ विधि कौन सी होगी? रसास्वादन विधि होगी। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ विधि जिसमें वस्तुओं के संपर्क में बालकों को लाया जाता है तथा वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रखे हुए होते हैं, वहाँ विधि कौन सी है? व्यतिरेकी विधि है, वाचन विधि है, साहचर्य विधि है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ विधि साहचर्य विधि है। इस विधि में क्या करते हैं कि वस्तुओं के संपर्क में बालकों को लाया जाता है तथा वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रखे हुए होते हैं। कौन सी विधि में? साहचर्य विधि में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी विधि छोटी कक्षाओं हेतु उपयुक्त है? प्रायोजना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, या फिर साहचर्य विधि? तो राइट आंसर होगा हमारा साहचर्य विधि। ये विधि छोटी कक्षाओं हेतु उपयुक्त है। इस विधि में बच्चों को वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है और वस्तुओं के सामने कार्ड रख दिए जाते हैं। कौन सी विधि? साहचर्य विधि में। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि कौन सी है? व्यतिरेकी विधि है, समवाय विधि है, व्याख्यान विधि है, या फिर सूत्र विधि है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यतिरेकी विधि। याद रखिएगा, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु जो प्रभावी विधि होगी वो व्यतिरेकी विधि होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है? समवाय विधि को, सूत्र विधि को, व्याख्यान विधि को, या फिर व्यतिरेकी विधि को? तो राइट आंसर होगा व्यतिरेकी विधि को। याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी ने व्यतिरेकी विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कहा है। किसने? भोलानाथ तिवारी ने। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हरबटी विधि में 5 पदों द्वारा शिक्षण का उपयुक्त क्रम कौन सा है? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एक क्रमवार भी पूछे जाते हैं, तो मैंने वहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्रमवार बताए थे। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर बता सकते हैं और इसका राइट आंसर होगा तीसरा वाला, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। ये उपयुक्त क्रम है हरबटी विधि के 5 पदों का। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हरबट की पंचपदी प्रणाली का कौन सा पद नहीं है? इसके बारे में आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से कि हरबट की पंचपदी प्रणाली का कौन सा पद नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य, या फिर मूल्यांकन? तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, पठनारंभ की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी होगी? अनुकरण विधि, अक्षरबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, या फिर देखो और कहो विधि? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा देखो और कहो विधि। पठनारंभ की योग्यता के विकास के लिए देखो और कहो विधि सर्वाधिक रुचिकर विधि होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या फिर सभी स्तरों पर? इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर। जो रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा वो प्राथमिक स्तर पर होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रसास्वादन विधि आधारित है, अर्थ पर आधारित है, भाव पर, कला पर, या फिर रस पर? तो राइट आंसर होगा रस पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शब्द में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। रसास्वादन विधि रस पर आधारित है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फोर्थ वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? आगमन विधि, निगमन विधि, दृष्टांत विधि या फिर व्याख्यान विधि? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निगमन विधि। छात्र में रटने की प्रवृत्ति निगमन विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती है जिससे वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सके? वहाँ कौन सी विधि है जिसमें छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती है जिससे कि वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सके? अनुकरण विधि है, वाचन विधि है या फिर भाषा संसर्ग विधि? यहाँ पर दो एक ही विकल्प जैसे आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको इन तीनों विकल्पों में से राइट आंसर बताना है क्या होगा। अनुकरण विधि होगी, वाचन विधि होगी या फिर भाषा संसर्ग विधि होगी? तो राइट आंसर हमारा होगा भाषा संसर्ग विधि। छात्र छात्राओं को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती है जिससे कि वे भाषा के शुद्ध रूप को जान सके। किसमें? भाषा संसर्ग विधि में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी शिक्षण पद्धति है जो हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त है। प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, हरबटी विधि या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि और हरबटी विधि, ये तीनों ही शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूत्र विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन को आपको बताना है कौन सा होगा। बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो सूत्र विधि है दोस्तों, ये बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास करती है, अमनोवैज्ञानिक विधि है और उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस विधि को पाठ्य पुस्तक विधि भी कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी विधि है जिसको पाठ्य पुस्तक विधि कहा जाता है। सूत्र विधि को, समवाय विधि को, प्रायोजना विधि को या फिर भाषा संसर्ग विधि को? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समवाय विधि। याद रखिएगा, समवाय विधि को पाठ्य पुस्तक विधि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान भी कराया जाता है, वह विधि कौन सी है जहाँ पर पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान भी कराया जाता है? उस विधि के बारे में आपको बताना है। सूत्र विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, प्रायोजन विधि है या फिर समवाय या फिर पाठ्य पुस्तक विधि है? तो राइट आंसर होगा हमारा समवाय या फिर पाठ्य पुस्तक विधि है जिसमें पाठ्य पुस्तक को पढ़ाते समय व्यवहारिक व्याकरण का भी ज्ञान कराया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा समवाय विधि का गुण है? यहाँ पर अब आपको समवाय विधि का गुण बताना है। छात्रों को मिले जुले पाठ्य वस्तु का ज्ञान कराना, समाजशीकरण पर बल देना, बुनियादी शिक्षा पर बल देना या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर छात्रों को मिले जुले पाठ्य वस्तु का ज्ञान कराना, समाजशीकरण पर बल देना और बुनियादी शिक्षा पर बल देना, ये तीनों ही गुण समवाय विधि के हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें भाषा के सही रूप की जानकारी देने के लिए उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती है, वह विधि कौन सी है? सैनिक विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, व्याख्यान विधि है या फिर प्रदर्शन विधि है? तो राइट आंसर होगा हमारा भाषा संसर्ग विधि जिसमें भाषा के सही रूप की जानकारी देने के लिए उत्तम लेखकों की रचना पढ़ाई जाती है। कौन सी विधि में? भाषा संसर्ग विधि में। तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सैनिक विधि का सूत्रपात निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? यहाँ पर आपको बताना है जो सैनिक विधि है इसका सूत्रपात इन चारों विकल्पों में से किस देश में हुआ? भारत में हुआ, चीन में, अमेरिका में या फिर जापान में? तो राइट आंसर होगा हमारा अमेरिका में। याद रखिएगा जो सैनिक विधि है इसका सूत्रपात अमेरिका देश में हुआ। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहा जाता है? इंपोर्टेंट है। समवाय विधि को कहा जाता है, सैनिक विधि को, व्याख्यान विधि को या फिर प्रायोजना विधि को? तो राइट आंसर होगा सैनिक विधि को। याद रखिएगा अनुकरण परिस्मरण विधि सैनिक विधि को कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है? छात्र होता है, अध्यापक होता है, पाठ योजना होता है या फिर श्यामपट्ट होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ व्याख्यान विधि के बारे में पूछा गया है तो केंद्र बिंदु अध्यापक होगा। कौन होगा? अध्यापक व्याख्यान विधि का केंद्र बिंदु होगा। तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षा केंद्रित है? इसके पहले पूछा गया था कि व्याख्यान विधि का केंद्र बिंदु कौन होता है और वहां पर आंसर था शिक्षक या फिर अध्यापक। इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है? तो राइट आंसर हमारा व्याख्यान विधि होगा। मैं आपको हर बार कहता हूं कि आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न को घुमा फिरा कर आपसे आंसर पूछे जा सकते हैं आने वाली एग्जाम में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि की विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं व्याख्यान विधि में, शब्दों की शब्दावली में वृद्धि होती है, जीवनी व आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम है या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। जो व्याख्यान विधि है इसमें शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, छात्र की शब्दावली में वृद्धि होती है और जीवनी व आत्मकथा हेतु सर्वोत्तम विधि है व्याख्यान विधि। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ प्रश्न। करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करने वाली विधि के बारे में आपको बताना है कौन सी है। प्रत्यक्ष विधि है, साहचर्य विधि है, समवाय विधि है या फिर प्रदर्शन विधि है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रदर्शन विधि। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रदर्शन विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदर्शन विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य? यहाँ पर सत्य कथन को आपको बताना है। यहाँ विधि मनोवैज्ञानिक है। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं। यहाँ विधि छोटी कक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। जो प्रदर्शन विधि है यहाँ विधि मनोवैज्ञानिक विधि भी है। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रहते हैं और यहाँ विधि छोटी कक्षाओं के लिए भी काफ़ी लाभदायक होती है प्रदर्शन विधि। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इकाई विधि के प्रवर्तक है। यहाँ पर आपको इकाई विधि के प्रवर्तक के बारे में बताना है। कौन है? थार्नडाइक है, एच.सी. मॉरिसन है, किलपैट्रिक है या फिर डीवी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एच.सी. मॉरिसन। याद रखिएगा, जो इकाई विधि के प्रवर्तक हैं वो एच.सी. मॉरिसन है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पार्कर के द्वारा, हेरप के द्वारा, रिस्क के द्वारा या फिर मॉरिसन के द्वारा? तो राइट आंसर होगा यहाँ जो परिभाषा है इकाई विधि की ये मॉरिसन के द्वारा दी गई। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान, कला या आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने से व्यतीत में सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? मॉरिसन के द्वारा, कुक के द्वारा, कोरे के द्वारा या फिर पीटरसन के द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि यह विधि भी मॉरिसन के द्वारा दी गई। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? पहला वाला होगा, यह परिभाषा भी मॉरिसन के द्वारा दी गई। चलिए अगला प्रश्न है, किस विधि में बालक को वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाकर सिखाया जाता है? यहाँ पर आपको बताना है वहाँ कौन सी विधि है जिसमें बालक को वस्तुओं को प्रत्यक्ष में दिखाकर सिखाया जाता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, आपको बताया था इकाई विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, दूरस्थ शिक्षण विधि है या फिर व्याकरण अनुवाद विधि है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दूरस्थ शिक्षण विधि। वह विधि है जिसमें बालक को वस्तुओं को प्रत्यक्ष में दिखाकर सिखाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है OHP को, लिंगाफोन को, ग्रामोफोन को या फिर डिक्टाफोन को? यहाँ पर उच्चारण शुद्धता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाषा शिक्षण में? तो राइट आंसर होगा लिंगाफोन को। याद रखिएगा, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए लिंगाफोन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
भाषा प्रयोगशाला विद्युतीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। यहाँ कथन किसका है? आपने जो कथन पढ़ा या फिर जो आपने कथन सुना इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ कथन किसके द्वारा दिया गया। किलपेट्रिक के द्वारा, स्टर्न के, टर्मन के या फिर एडविन पेकर के। तो याद रखिएगा यहाँ कथन एडविन पेकर के द्वारा कहा गया। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण है? ध्वनि मुद्रण यंत्र है, समगणक है, श्रवण प्रकोष्ठ है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण है वो ध्वनि मुद्रण यंत्र भी है, समगणक भी है और श्रवण प्रकोष्ठ भी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है? दूरस्थ शिक्षा, दूरदर्शन, प्रोजेक्ट जैसे उपकरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दूरस्थ शिक्षा। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते हैं उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि दूरस्थ शिक्षा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब शिक्षक तथा शिक्षार्थी आमने सामने न होकर भी शिक्षण कार्य में संलग्न रहते हैं तो वहाँ शिक्षण पद्धति कौन सी होती है? समूह शिक्षण विधि, सैनिक विधि, दूरस्थ शिक्षण विधि या फिर प्रायोजना विधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दूरस्थ शिक्षण विधि। जब शिक्षक तथा शिक्षार्थी आमने सामने न होकर भी शिक्षण कार्य में संलग्न रहते हैं तो वहाँ शिक्षण पद्धति दूरस्थ शिक्षण विधि होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नैदानिक परख बनाने की आवश्यकता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए, छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए या फिर छात्रों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए नैदानिक परख बनाने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर आपको इकाई परख का मुख्य उद्देश्य बताना है। मूल्यांकन में क्या होगा? अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, प्रगति की जानकारी करना, उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान करना या फिर कमजोरियों का निदान करना। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य होता है वो उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान करना होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौशलात्मक उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना है, रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना है, सुनने बोलने का विचार प्रस्तुत करना है या फिर यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना है। तो यहाँ पर जो कौशलात्मक उद्देश्य होता है वो सुनने बोलने का विचार प्रस्तुत करना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर भी हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, चालक पुस्तकालय में जाकर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ने की आदत डाल सकेगा। यहाँ व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य से? यहाँ पर आपको बताना है जो यहाँ व्यवहारगत परिवर्तन है ये किस उद्देश्य से है? ज्ञान परक का है, अर्थ ग्रहण का है, अभिरुचि परक का है या फिर अभिवृत्ति परक का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ व्यवहारगत जो परिवर्तन है दोस्तों ये अभिरुचि परक का उद्देश्य है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य बिंब का निर्माण किसके द्वारा होता है? यहाँ पर आपको बताना है जो दृश्य बिंब का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष दर्शन से, चित्रपटन से, शब्द सुनने से या फिर विचार करने से? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष दर्शन से। जो दृश्य बिंब का निर्माण होता है वो प्रत्यक्ष दर्शन से होता है या प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, करिकुलम की रचना में ध्यान रखा जाता है, किसका ध्यान रखा जाता है करिकुलम की रचना में? शिक्षक का, विद्यालय का, छात्र का या फिर शिक्षक व छात्र दोनों का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा छात्र का। याद रखिएगा करिकुलम की रचना में छात्र का ध्यान रखा जाता है।
बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है, यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आपको बताना है जो बालक है जो चित्र के नीचे लिखे हुए शब्द होते हैं उसे जोर से पढ़ता है, तो यह क्रिया किस पठन के अंतर्गत आती है। शब्द पठन, मौन पठन, अनुकरण पठन या फिर आदर्श पठन। तो याद रखिएगा यहाँ शब्द पठन के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा जब बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है तो यह क्रिया शब्द पठन के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समवेत स्वर पठन बालकों के लिए उचित है। यहाँ पर क्यों उचित है। समवेत स्वर पठन पढ़ना सीखता है इसलिए, झिझक व संकोच मिटती है इसलिए, अध्यापक से डर दूर होता है इसलिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा झिझक व संकोच मिटता है इसलिए समवेत स्वर पठन बालकों के लिए उचित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परोपकार का अर्थ समझने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर परोपकार का अर्थ समझने के लिए आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। विलोम शब्द के लिए, संधि विच्छेद के लिए, चित्र दिखाकर या फिर अर्थ कथन द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संधि विच्छेद के लिए। याद रखिएगा परोपकार का अर्थ समझने के लिए संधि विच्छेद के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में उपयुक्त है लेकिन पद्य में नहीं। इंपोर्टेंट है यहाँ पर उस वाचन के बारे में आपको बताना है जो कि गद्य में तो उपयुक्त है लेकिन पद्य में नहीं। मौन वाचन है, आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है या फिर समवेत वाचन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मौन वाचन। याद रखिएगा जो मौन वाचन होता है ये गद्य में तो उपयोगी है लेकिन पद्य में मौन वाचन उपयोगी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दशानन का अर्थ समझने या फिर समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। चित्र दिखाकर, व्युत्पत्ति द्वारा, समास विग्रह द्वारा या फिर अर्थ कथन द्वारा। यहाँ पर दशानन का अर्थ आपको समझाना है या फिर समझने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो आप करेंगे समास विग्रह का। याद रखिएगा समास विग्रह द्वारा आप दशानन को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली अधिगम सामग्री कौन सी है। टेप रिकॉर्डर है, टेलीविज़न है, फ्लैश कार्ड है या फिर लिंगाफोन है। तो राइट आंसर होगा हमारा फ्लैश कार्ड। याद रखिएगा बालकों के मस्तिष्क पर बिजली की तरह सीधा प्रभाव डालने वाली जो अधिगम सामग्री होगी वो फ्लैश कार्ड होगी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, संपूर्ण ज्ञान को इकाई मानकर जो योजना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। इंपोर्टेंट है, संपूर्ण ज्ञान को इकाई मानकर जो योजना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। हर्बट्स की पंचपदी योजना, सहसंबंध योजना, समवाय योजना या फिर इकाई योजना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इकाई योजना। याद रखिएगा संपूर्ण ज्ञान को इकाई मानकर जो योजना बनाई जाती है उसे इकाई योजना कहा जाता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। प्रश्न में ही उसका आंसर छुपा हुआ था, ऐसे आप यदि ध्यान देंगे तो आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल्यांकन का प्रयोजन है क्या है। भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना है, लिपि का सही ज्ञान होना है, विषय ज्ञान की जांच करना है या फिर अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विषय ज्ञान की जांच करना है हिंदी भाषा में मूल्यांकन का प्रयोजन। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता की रक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है। अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक है, बहुविकल्पनात्मक है या फिर निबंधात्मक है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठता की रक्षा में पूछा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन सा है। तो राइट आंसर होगा बहुविकल्पनात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठता की रक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मापन का अर्थ। यहाँ पर मापन का अर्थ पूछा गया है क्या है। वस्तु के मूल्य से है, वस्तु की मात्रा से है, वर्णनात्मक व्याख्या से है या फिर व्यापकता से है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वस्तु की मात्रा से। जो मापन का अर्थ होता है वो वस्तु की मात्रा से होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 व 5 तक के पाठ्यक्रम लिखने के अभ्यास हेतु निर्धारित कार्यक्रम
है वाद विवाद है, कविता पाठ है, कहानी कथन है या फिर श्रुति लेख है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा श्रुति लेख। कक्षा 3 व 5 तक के पाठ्यक्रम लिखने के अभ्यास हेतु जो निर्धारित कार्यक्रम है वो श्रुति लेख है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पठन की वह महत्वपूर्ण क्रिया जिसमें पाठक लेखक के विचारों को आत्मसात कर लेता है वह पठन कौन सा है? शाब्दिक पठन है, मौन पठन है, चिंतनात्मक पठन है या फिर सृजनात्मक पठन है? तो राइट आंसर होगा चिंतनात्मक पठन। पठन की वह महत्वपूर्ण क्रिया जिसमें पाठक लेखन के विचारों को आत्मसात कर लेता है वह चिंतनात्मक पठन कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? यहाँ पर आपको बताना है जो गृह कार्य का मूल्यांकन है वो क्यों आवश्यक है। इससे शिक्षण रोचक व प्रभावी बनता है, इसलिए छात्रों के निर्बल सबल पक्ष की जानकारी मिलती है, इसलिए इससे बालक को सही दिशा मिलती है, इसलिए या फिर इससे शिक्षक अपनी कमजोरी जान सकेगा, इसलिए आवश्यक है गृह कार्य। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा छात्रों के निर्बल सबल पक्ष की जानकारी मिलती है, इसलिए आवश्यक है गृह कार्य का मूल्यांकन। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर आपको मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य बताना है, क्या होगा? शब्द भंडार की वृद्धि, शुद्ध वाचन की क्षमता उत्पन्न करना, अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना या फिर वर्गों की सही पहचान की क्षमता उत्पन्न करना। तो यहाँ पर मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो यहाँ पर अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका या फिर बाल साहित्य? तो राइट आंसर होगा हमारा बाल साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में जो सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है वो बाल साहित्य है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वहाँ कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल में शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होगी? प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, भाषण या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन और भाषण। ये तीनों ही शिक्षण विधियाँ श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ना कौशल में रिक्त स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पढ़ना कौशल में उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी या फिर द्रुत गति से पढ़ना। यहाँ पर द्रुत लिखा हुआ है, तो पढ़ना कौशल में सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना कौशल में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वो अर्थ ग्रहण करना होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है या फिर पहला और दूसरा दोनों ही होता है भाषा के माध्यम से? तो यहाँ पर भाषा के माध्यम से छात्रों का मानसिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है भाषा के माध्यम से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर दोनों होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी पद्धति है इन चारों विकल्पों में से जो छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। प्रोजेक्ट पद्धति है, डाल्टन पद्धति है, मोंटेसरी पद्धति है या फिर किंडरगार्टन पद्धति है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट पद्धति। प्रोजेक्ट पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली कौन सी है? यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। जहाँ तक मुझे लगता है इस प्रश्न को मैं करवा चुका हूँ, रिपीटेड प्रश्न है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली कौन सी है? सूत्र प्रणाली है, भाषा संसर्ग प्रणाली है, आगमन प्रणाली है या फिर समवाय प्रणाली है? तो राइट आंसर होगा हमारा आगमन प्रणाली। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की जो उपयुक्त विधि प्रणाली होगी वो आगमन प्रणाली होगी। चलिए अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सर्वाधिक उपयोगी सामग्री होगी। कौन सी उपयोगी सामग्री होगी प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कहानी रचना के लिए? रेडियो, श्यामपट, चित्रकथाएं या फिर फ्लैश गार्ड? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चित्रकथाएं। प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सामग्री होगी वो चित्रकथाएं होगी। चलिए अगला प्रश्न है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या है? महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, रसानुभूति कविताएं हैं, पौराणिक गाथाएं हैं या फिर परियों की कहानी है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा महापुरुषों की जीवनियाँ। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम महापुरुषों की जीवनियाँ हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के बारे में पूछा गया है। जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ प्रश्न भी मैं करवा चुका हूँ, तो आपको सभी को इसका आंसर पता होगा कि गीत और अभिनय प्रणाली प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी? यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि के बारे में पूछा गया है। कौन सी है? उदाहरणों की प्रस्तुति है, सिद्धांत निरूपण है, अनुसांगिक कथन है या फिर विषय का अभ्यास है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उदाहरणों की प्रस्तुति। व्यवहारिक व्याकरण पढ़ाने की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो उदाहरणों की प्रस्तुति है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिस प्रणाली में छात्रों को नियम रटा दिए जाते हैं वहाँ प्रणाली कौन सी होती है? आगमन विधि, निगमन विधि, पुस्तकीय विधि या फिर समवाय विधि? प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। इस प्रश्न के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। राइट आंसर होगा निगमन विधि। जिस प्रणाली में छात्रों को नियम को रटा दिया जाता है वहाँ प्रणाली निगमन विधि होती है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया? इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कार्डवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया आपको बताना है। बालाघान विधि का, प्रोजेक्ट विधि का, विनेटिका विधि का या फिर खेल विधि का? यहाँ पर विनेटिका लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया। तो राइट आंसर होगा खेल विधि का। याद रखिएगा, खेल विधि का कार्डवेल कुक ने प्रवर्तन किया। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बोलना कौशल के बारे में आपको बताना है। शुद्ध उच्चारण है, समझकर बोलना है, आंखों देखा वर्णन करना है या फिर बोलने की तेज गति है? तो बोलने कौशल के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर शुद्ध उच्चारण होगा कि बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शुद्ध उच्चारण होता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है मातृबोली के रूप में, चिल्लाने के रूप में, व्याख्यान के लिए या फिर गाने के रूप में? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को मातृबोली के रूप में सीखता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा में समाचार कथन से योग्यता का विकास किस उद्देश्य से होता है? यहाँ पर आपको बताना है किस उद्देश्य से होता है। अर्थ ग्रहण करने से होता है, बोलने से होता है, सुनने से होता है या फिर अभिव्यक्ति से होता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बोलने से। याद रखिएगा, प्रार्थना सभा में समाचार कथन से योग्यता का जो विकास होता है वो बोलने से होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 3 व 5 तक के पाठ्यक्रम में लिखने के अभ्यास हेतु निर्धारित कार्यक्रम कौन सा है? जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ प्रश्न भी मैं करवा चुका हूँ। तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, वाद विवाद है, कविता पाठ है, कहानी कथन है या फिर श्रुति लेख है। तो यदि आपने ध्यान से इन सभी प्रश्नों को पढ़ा होगा, सुना होगा, तो राइट आंसर आप बता सकते हैं इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा श्रुति लेख। कक्षा 3 व 5 तक के पाठ्यक्रम में लिखने के अभ्यास हेतु निर्धारित श्रुति लेख कार्यक्रम है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रारंभिक स्तर पर पूछा गया है, सास्वर वाचन है, समवेत वाचन है, मौन वाचन है या फिर संशोधन वाचन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सास्वर वाचन। याद रखिएगा, प्रारंभिक स्तर पर वाचन शिक्षण हेतु जो उपयुक्त विधि होगी वो सास्वर वाचन होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
प्राथमिक कक्षाओं के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कहानी कथन है, चित्र वर्णन है, कविता पाठ है या फिर अभिनय है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चित्र वर्णन। याद रखिएगा, जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की अधिक उपयुक्त विधि होती है वो चित्र वर्णन होती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को मैं पहले ही बता चुका हूं, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा यदि आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा। तो मौन वाचन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अर्थ ग्रहण एवं तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्रुतलेख अभ्यास विधि उपयुक्त है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पर श्रुतलेख अभ्यास विधि के बारे में पूछा गया है तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है श्रुतलेख अभ्यास विधि। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है? मौन पठन का है, सस्वर पठन का है, आदर्श वाचन का है, फिर रसानुभूति का है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मौन पठन का। जो गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व होता है वो मौन पठन का होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का कौन सा पद नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। पाठ योजना है, शिक्षण शस्त्र है, पुनः शिक्षण शस्त्र है या फिर चर्चा शस्त्र है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चर्चा शस्त्र। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का जो पद नहीं होगा वो चर्चा शस्त्र नहीं होगा। पाठ योजना, शिक्षण शस्त्र और पुनः शिक्षण शस्त्र ये तीनों ही सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के पद है, चर्चा शस्त्र नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? 10 से 20 मिनट होता है, 5 से 10 मिनट, 25 मिनट या फिर 12 मिनट? सूक्ष्म शिक्षण का समय पूछा गया है तो राइट आंसर 5 से 10 मिनट होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है या फिर सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं? 5 से 10 होते हैं, 10 से 20 होते हैं, 20 से 25 होते हैं या फिर 15 से 18 विद्यार्थी होते हैं? तो राइट आंसर होगा 5 से 10 विद्यार्थी। याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का जो आकार होता है वो 5 से 10 विद्यार्थी का होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर भी पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण मशीन सिद्धांतों पर आधारित है, अभिक्रमिक अनुदेशन के सिद्धांतों पर आधारित है, सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत पर, उपरोक्त दोनों पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अभिक्रमिक अनुदेशन के सिद्धांतों पर आधारित होती है शिक्षण मशीन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर मैंने 110 प्रश्नों की बात करी थी और 110वां प्रश्न है, कक्षा कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, करके सीखना या फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मूर्त से अमूर्त की ओर। यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा। और यहीं पर हमारे जो 110 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। मैंने 110 प्रश्न की बात कही थी और यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको उसकी भी वीडियो रेगुलर मिलती रहे। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।